हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम यहाँ पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए आज हम एक प्रैक्टिस सेट जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 27 नवंबर 2020 का शिफ्ट 2 ले रहे हैं, मैथ्स का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, और यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट को साथ साथ समझते हुए चलेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में ज़रूरत है कि और थोड़ा डिटेल में जाने की, तो वहाँ पर हम उसको डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जैसे कि हमें एग्जाम में सॉल्व करना है। ठीक है, सारी ट्रिक्स वगैरह में जो भी क्वेश्चंस में आएंगी वो मैं साथ साथ आपको बताता चलूंगा और उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ भी आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। और यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है इलेक्शन का, मतलब आप ये भी कह सकते हो कि रेशियो प्रोपोर्शन का यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक इलेक्शन में वोट हुए हैं दो कैंडिडेट्स के बीच में, और उनके बीच में जो मतलब उनको वोट मिले हैं उनको 3:10 है। ठीक है, मतलब आप यहाँ पर समझो कि 3:10 है। आप ये भी कह सकते हो ना कि विनर जो है वो 10 वाला होगा, क्योंकि ज़्यादा वोट तो इसी विनर को ही मिले होंगे। ठीक है, और ये लूजर रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर आप ये बोल सकते हो अगर 3 वोट लूजर को मिले हैं, 10 वोट विनर को मिले हैं, तो टोटल वोट जो है वो 13 वोट रहे होंगे। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया। इसने कहा सभी वोट वैलिड थे, मतलब कोई भी वोट खराब नहीं हुआ। ठीक है, और सारे के जो सक्सेसफुल कैंडिडेट थे उसको 1,56,200 वोट मिले हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, कि ये जो 10 है इसी की वैल्यू 15,000 सॉरी 1,56,200 वोट है ना। आप यहाँ पर देखो, क्या इसको इसको ये नंबर बनाने के लिए देखो 10 की वैल्यू इतनी दे रखी ना, आप ये देखो कितना गुना करना पड़ रहा है, 15620। तो आप इस टोटल को भी देखो, टोटल वोट्स चाहिए तो इसको भी 15620 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लास्ट में मल्टीप्लाई करो 0, 2 3 6, मतलब लास्ट में 60 आएगा। और ऑप्शन नंबर सी में ही मतलब थर्ड में ही ऐसा आंसर है जिसमें लास्ट में 60 है। पूरा मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था, उम्मीद है समझ आया होगा आपको। ये लूजर को 3 वोट मिले होंगे और विनर को 10 वोट मिले होंगे, इसका मतलब टोटल वोट 13 मिले होंगे। तो 10 वोट की वैल्यू इतनी दे रखी है, कितना मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, इतना। ठीक है, आप ये देखो कितना गुना करना पड़ रहा है, आप इतना ही गुना इधर भी करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जैसे आपने देखा 0 को 3 से गुना करा 0, 2 को 3 से गुना करा 6, तो मतलब लास्ट में तो आंसर में 60 आना चाहिए, और एक ही ऑप्शन है जिसमें 60 आ रहा है। तो पूरी मतलब अगर कोशिश करो कि टाइम आपका बच सके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसने कहा इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 2426। ठीक है, इसने कहा दो नंबरों के स्क्वायर्स का सम जो है 2426 है। इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं वो दो नंबर कुछ भी हो सकते थे, एक्स और वाई। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का अगर सम देखें तो 2426 है। ठीक है जी, इसने कहा कि एक नंबर का स्क्वायर रूट 7 है, मतलब एक नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो 7 है। इसका मतलब जो वो नंबर रहा होगा ये स्क्वायर होकर इधर कितना आ जाएगा, 49। तो अगर एक नंबर 49 है, ठीक है, एक नंबर पता चल गया और उसका स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर जो है वो 2426 है। ठीक है, अब यहाँ पर 49 का स्क्वायर करना है, और यहाँ पर 49 का स्क्वायर निकाल सकते हैं कैसे, 50 से कंपेयर करें। 50 से कितना कम है, एक कम है, तो एक का स्क्वायर लास्ट की 2 डिजिट, और एक कम और कर दो 48, और उसमें से उसको हाफ कर दो तो 2401 इसका स्क्वायर रूट हो गया, मतलब स्क्वायर हो गया। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2426, और वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो यहाँ पर माइनस करोगे तो कितना आएगी, 25, और जिससे कि वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो इसने क्या पूछा था, दूसरा नंबर पूछा था, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि 5 आंसर है। क्लियर है, उम्मीद है यहाँ तक ये वाला पॉइंट आपको क्लियर रहा होगा। इसमें कोई भी डाउट आपको किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखो, इसने कहा कि 3 आर्टिकल्स एक मतलब परचेस किए गए 1200 रुपए के। ठीक है, उसमें से एक पर लॉस हो गया 12.5% का। ठीक है, चलो 3 आर्टिकल्स मान लेते हैं कि 1200 का एक आर्टिकल, दूसरा भी आर्टिकल 1200 का है, और तीसरा भी आर्टिकल कितने का है, 1200 का है। इसने एक आर्टिकल को 12.5% पर लॉस पर बेचा। 12.5% का मतलब आप क्या समझ रहे हो, ठीक है, 1/8। ठीक है, 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8, 1/8। ठीक है, तो इस पर 1/8 का लॉस हो गया, इसका मतलब 150 रुपए का लॉस हो गया। माइनस लगा रहा हूं क्योंकि लॉस हुआ है। अब ये कह रहा है कि पूरे
आप ये बताओ बाकी दो आर्टिकल पर कितना 20% प्रॉफिट कमाने के लिए, सॉरी, इसने कहा कि दो आर्टिकल को कितने में बेचा जाए, कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा जाए कि पूरे ट्रांजैक्शन पर, मतलब तीनों पर 20% का प्रॉफिट हो। अगर देखा जाए तीनों का 20%, मतलब तीनों का प्रॉफिट कितना, मतलब सीपी कितना हुआ 3600, और 3600 का अगर मैं 20% निकाल रहा हूं तो मेरे हिसाब से आना चाहिए 720, है ना। 720 उसको घर ले जाने, टोटल ओवरऑल ट्रांजैक्शन में उसको 720 रुपये घर लेकर जाने, लेकिन अभी तक 150 रुपये का लॉस हो चुका है। तो इसका मतलब ये कमाने पड़ेंगे और ये जो लॉस हुआ है ना वो भी कवर करना पड़ेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कहीं ना कहीं उसको 870 रुपये कमाने पड़ेंगे। कितने रुपए कमाने पड़ेंगे? 870। कितने माल पर? जो बचा हुआ माल है। तो हम ये कह सकते हैं इसका आंसर किस तरह से आएगा कि भाई 870 रुपये कमाने हैं, बचा हुआ माल कितना है? 2400। तो 2400 पर आपको कमाने पड़ेंगे। ठीक है, तो 20 से 20 यहाँ पर आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 से काटे तो 3 से 8 बार, 3 से काटे तो 3 दूनी 6, 9 और 0, 8 से काटे तो 8 तिया 24। ठीक है, यहाँ पर बचा 5, 8 6 38, 48 और यहाँ पर ठीक है 36 के आसपास आना चाहिए। ठीक है, 36 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। 36.25 करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, 36 पॉइंट समथिंग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट लगता है कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, परसेंटेज का क्वेश्चन है कि एक सर्कल का जो रेडियस है वो 10% क्या बढ़ा दिया जाता है, वो क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है या बढ़ा दिया जाता है, वृद्धि हो जाती है। तो इसने कहा कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। ठीक है, या कितना बढ़ेगा, समझते हैं। देखो सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का या क्षेत्रफल का, पाई आर स्क्वायर। देखा जाए तो पाई जो है वो कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो कभी भी परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, एरिया में इंक्रीज डिक्रीज के जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो उस पाई को नहीं लेना होता। मान लेते हैं अगर यहाँ पर हमें सिलेंडर दिया होता या बेलन आकार दिया होता, बेलन दिया होता तो पाई आर स्क्वायर एच होता। इसमें क्या कॉमन है? पाई, पाई को नहीं लेते कभी भी। अगर यहाँ पर शंकु दिया होता, कोण दिया होता तो पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिखते। तो यहाँ पर 1/3 पाई को कांस्टेंट है, मतलब वो कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, बढ़ा सकते नहीं, पाई को नहीं इंक्रीज कर सकते आप, 1/3 को नहीं इंक्रीज कर सकते। तो ठीक है, जो जो कांस्टेंट नहीं है, मतलब रेडियस और हाइट, इन सभी को आप बढ़ा या घटा सकते हो। तो यहाँ पर सर्कल की बात हो रही है तो केवल पाई आर स्क्वायर था, तो हम पाई को छोड़कर आर स्क्वायर निकालेंगे। तो रेडियस जो है उसने बढ़ाया था, ओरिजिनल की अगर बात करें और फाइनल की बात करें तो यहाँ पर रेडियस 10% इंक्रीज हो जाता है। और 10% का मतलब है 10% का, 10% का मतलब है 1/10। मतलब रेडियस अगर 10 रहा होगा तो एक बढ़कर वो 11 हो गया होगा। और एरिया कैसे निकलेगा? इस रेडियस का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, और यहाँ पर 121। ठीक है, तो क्षेत्रफल में आप देख रहे हो कि 21 का बदलाव आया। और परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है? परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है? प्रतिशत बदलाव कितना निकलेगा? जितना भी कोई चीज बढ़ेगी या घटेगी हमेशा वो इनिशियल पर, मतलब आरंभिक वैल्यू पर ही निकाला जाएगा, मतलब जो पहले थी। तो हमने कहा कि 21 का बदलाव हुआ, देखो, और पहले 100 थी, गुना 100 कर देंगे, 100 से 100 ये कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा? 21%। आप ये भी बोल सकते हो परसेंटेज क्या होता है कि जब कोई चीज 100 पर कैलकुलेट हो रही है, तो यहाँ पर 21 बढ़ रहा था, 100 पर ही तो बढ़ रहा था, तो आप सीधा बोल सकते थे कि 21% इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसने क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 21 एंड 35 लीव्स रिमाइंडर 2। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। देखो, अगर यहां पर इसने बोला है कि एक ऐसा नंबर बताओ जो 12, 21 और 35 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो एलसीएम एक ऐसा संख्या होता है, मतलब लघुत्तम समावर्तक, आप ये भी बोल सकते हो, लस अभी शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, तो इन सभी का एलसीएम एक ऐसा नंबर आता है जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो 2 से करेंगे 6 पर, 7 यहाँ पर, 5, सॉरी 2 से ये 21 नहीं कटेगा भाई, सॉरी 21 और ये 35। ठीक है जी, 2 से दोबारा से 3, 21, 35। अब 3 से काटते हैं, 3 से एक बार, 7 बार
और यहाँ पर 35 नहीं कटेगा। 7 से एक बार, 7 बार, एक बार, और यहाँ पर 5 बार और 5। ठीक है जी। 5 सत्ते 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 दिया 42, 430, 420। इसका मतलब 420 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है जी। एलसीएम कितना आ गया, 420। ये एक ऐसी संख्या है जो इन 12 से भी, 21 से भी और 35 से भी पूरी तरह से डिवाइड हो रही है। ठीक है, लेकिन इसने कहा कि भाई नहीं, रिमाइंडर बचना चाहिए। तो हमने कहा रिमाइंडर बचना चाहिए, एक्स्ट्रा आना चाहिए, तो इसका मतलब ये जोड़ दो। 422 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। जितना भी रिमाइंडर वो बोलता है कि इतना बचना चाहिए, उतना आप ऐड कर दो और आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आप ये समझ पाए हो और इसमें कोई भी डाउट आपको किसी भी तरह का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक शॉपकीपर ने अपने गुड्स को 20% अबव लिखा है, या एक ये भी कह सकते हैं एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। ठीक है, समझते हैं। मान लो अगर कोई चीज 100 रुपए की है, कॉस्ट प्राइस सीपी क्रय मूल्य, तो उसने वो एमआरपी को लिखा कितना, 20% ऊपर लिखा, मतलब 120 रुपए लिखा होगा। ठीक है जी। इसने क्या करा कि उसका 3/4 भाग, उसका उस माल का 3/4 भाग, यही भी कह सकते हैं वह 3/3 माल को अंकित मूल्य पर बेच देता है। तो आप ये बताओ, इस 120 का 3/4 कितना होगा? तो हमने कभी 120 का 3/4 होगा 90। ठीक है जी, 3/4 कितना होगा, 90। तो इसने 90 जो माल है वो इसने सेल कर दिया 90 ही रुपए पर। सही बोल रहे हैं वो? हाँ, 90 माल 90 पर ही सेल कर दिया। और जो बाकी बचा माल है, बाकी कितना बच गया, 120 में से 90 तो बेच दिया, 30 माल बचा। 30 माल को वो 10% की छूट दे रहा है। तो 10% की, सॉरी 30% की छूट दे रहा है। तो 30 रुपए का 30% कितना होगा? आप ये बोलोगे भाई देखो 9 रुपए होगा। और 9 रुपए की छूट देकर वो कितने में बिक जाएगा, 21 रुपए में बिक जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कहीं ना कहीं मिलाकर कितना आ रहा है, 111। ठीक है। तो 100 रुपए की चीज 111 में जाकर बिकी है, तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 11% का प्रॉफिट, 11% गेन। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको ये वाला पॉइंट समझ आया होगा। 100 रुपए के आर्टिकल को उसने 120 का एमआरपी लगाया, उस 120 में से 3/4 भाग 90, 90 को 90 में ही बेच दिया, सेम प्राइस पर, एमआरपी पर ही बेचा। और बाकी जो शेष माल बचा था, 120 में से 90 बिक गया, 30 बचा। 30 में से 30 को उसने 30% का छूट दिया है। तो 30% का 30% होगा, 30 रुपए का 30%, 9 रुपए होगा, 9 रुपए की छूट देकर 21 में बेचा। तो कहीं ना कहीं वो पूरा माल 111 में बिका। तो 100 रुपए का आर्टिकल 111 में बिका, मतलब 11% का उसको लाभ हुआ। ठीक है, तो उम्मीद है ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, और यहां पर अगर आप सॉल्व करोगे तो बॉडमास का ध्यान रखना है। बॉडमास में क्या होता है कि सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना है। ठीक है, ब्रैकेट, और ब्रैकेट भी ऑर्डर में, पहले ये वाला ब्रैकेट, फिर कर्ली वाला ब्रैकेट, ठीक है, और फिर बॉक्स वाला ब्रैकेट। ठीक, उसके बाद ऑफ, ठीक है, फिर डिवाइड, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, और फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, चलो। तो अब यहां पर आप देख रहे हो ऑफ का मतलब असल में क्या होता है, का, और का मतलब होता है गुणा। ठीक है, हिंदी में ऑफ को बोलते हैं, जैसे 20 का 10%, का 20 का मतलब गुणा। चलो यहां पर सॉल्व करते हैं। तो 5.75 को ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस 7 से ये ऑफ है, गुणा है, तो यहाँ पर ये 4 बार आ जाएगा, और ये आ जाएगा 20 माइनस 4.5। आप यहाँ पर इसको माइनस भी कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 1.25। इसका मतलब इसमें से इसको माइनस करोगे तो 1.25 आएगा। तो आप ये कह सकते हैं 20 प्लस 1.25, तो 21.25 आ गया। ठीक है जी, यहां तक समझ आया उम्मीद है। ऊपर वाले की वैल्यू तो इतनी आ गई। यहां पर देखते 3/4 था, ऑफ और ब्रैकेट है सबसे पहले। तो
और 15.8 माइनस इसको करोगे तो 15.8 में से 3.40 माइनस करोगे या 4 ही माइनस करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 4 यहाँ पर आ गया, 15 में से 3 गए 12, 12.4। 12.4 को जब आप 4 से काटोगे तो 3.1 आ गया, प्लस 5 को 2.39 से गुना करोगे तो 5 दिन 45 का 5, 4 कैरी ऑन, 3 पंजे 15, 15 4 19, 19 का 1, 2 और 5, 2 पंजे 10, 10 और 11, ये आ गया 11.95। इसको सॉल्व करोगे तो 21.25 बटे में क्या आ जाएगा, 3 3 3 9, 3 9.3 आ जाएगा प्लस 11.95। ठीक है जी। जब आप इसको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 21.25 बटे में, इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 30 प्लस होकर 25 और ये 21.25 आ जाएगा, और ये कट करके आ जाएगी वैल्यू 1। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1। ठीक है जी, उम्मीद है यहाँ तक ये पॉइंट समझ आया होगा आपको। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एवरेज, देखो ये जो दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन आए हैं 2020 में, अच्छे क्वेश्चन हैं, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअली है, डायरेक्टली फॉर्मूले पर नहीं है। ये मत सोचना कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, और इस बार तो उम्मीद है और अच्छे से क्वेश्चन आएंगे, इसमें और अच्छा लेवल रहेगा। ठीक है, क्योंकि हर बार जब पेपर आता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लेवल में डिफरेंस जरूर देखने को मिलता है। चलो खैर, बात करते हैं। इसने कहा n नंबर्स हैं, या ये कहें n संख्याओं का औसत 36 है, और यदि उन सब जो n संख्याएं हैं उनका 75%, उन संख्याओं का 75% संख्याओं को में 5 की वृद्धि कर देते हैं, और शेष संख्याओं में प्रत्येक में से 8 को घटा दिया जाता है, तो संख्याओं का नया औसत क्या है। अब देखो, कुछ भी संख्या नहीं पता, कुछ भी संख्या मानकर चलो, मैं 100 मान रहा हूँ, उसका परसेंट निकालना आसान है। अगर 100 संख्याएं होती है और उनका, क्योंकि n इंटू एवरेज है, उसका डाटा का क्या आ जाता है, योग आ जाता है, सम आ जाता है। तो 100 संख्याएं थी, उन सभी का औसत कितना था, 36 था। इसका मतलब उन सभी का सम जो है कितना रहा होगा, 3600 रहा होगा। ठीक है जी। अब इसने कहा कि सभी उनमें से 75% संख्याएं, तो हमने कहा कि 75% संख्याएं कितनी होंगी, 75 ही होंगी, है ना। उन संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाता है, तो सभी में 75 संख्याओं में आप एक बार बताओ, अगर 5 जोड़ दोगे आप तो 5 पंजे 25, ठीक है, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 375 आ जाएगा। तो 375 आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और उनमें से जो बाकी बचे नंबर है, बाकी कितने बचे, 25 नंबर बचे, उन 25 को सबको 8 8 कम कर दिया, तो 25 हटे 200, 200 कम कर दिया। तो कहीं ना कहीं आप ये देखोगे कि इसमें से 175 का गैप आ रहा है, तो 3600 में 175 जोड़ोगे तो 3775 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। लेकिन ये सम आया है, एवरेज निकालने के लिए 3775 को कितनी संख्याओं से भाग करोगे, 100 संख्याओं से, तो 100 से भाग करोगे तो 37.75 आएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। कुछ भी संख्याएं लेकर चलो जिसका आप 75% निकाल पाओ। ठीक है, तो ऐसा नंबर मत लेना जिसका 75% ही ना निकल पाए, वो और आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, ध्यान रखना है चीजों का। चलो नेक्स्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन। यहाँ पर आप देखो, 8% वर्ष की दर से निवेश की गई एक राशि एक वर्ष के अंत में 20,280 रुपये हो जाती है, और जबकि ब्याज जो है अर्धवार्षिक लिया गया है, संयोजित किया गया है। ठीक है, ना तो हमें मूलधन पता है कि मूलधन क्या है, मतलब प्रिंसिपल नहीं पता है, और ना ही हमें, देखो हाँ, बाकी मूलधन नहीं पता है। मूलधन अगर पता लगता है तो वो कह रहा है कि आप ये बताओ कि अगर उसी मूलधन पर दर समान कर दें और वार्षिक ब्याज लिया जाए, तो आपको बताओ 2 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। हमने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, हमें मूलधन अगर नहीं पता है तो 8% का जो वैल्यू आती है, सॉरी ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली में क्या हो जाता है, ये देखो 8% पूरे साल का इंटरेस्ट है, तो हाफ ईयर में कितना हो जाएगा, 4%। 4% मतलब 1/25, और मूलधन हमें नहीं पता है तो हम इसका स्क्वायर लेकर चलेंगे, एक ऐसी वैल्यू मानकर चलेंगे जिसका हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल पाए। ठीक है, और 1 साल के लिए निकालना। और आप एक बात बताओ, 1 साल में कितने छमाही होंगे, मतलब कितने हाफ ईयरली होंगे, अर्धवार्षिक कितने होंगे, 2 होंगे, तो पहला अर्धवार्षिक, दूसरा, तो इसका मतलब हमें ये 2 बार निकालना पड़ेगा। 4% के हिसाब से आएगा 25, 4% के हिसाब से 25, और 25 का 4% 1। ठीक है,
और अगर मैं यहाँ पर टोटल अमाउंट बोला ना है इसने, ये जो है 20,280 क्या है, अमाउंट है। तो अगर मैं पूरा अमाउंट देखूं तो ये आ रहा है 676, ठीक है ना, 25 और ये 75 और 176, ठीक है। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 20,280, ठीक है। तो मूलधन निकालना आसान हो जाएगा। आप ये देखो ये कितना गुना है, तो हमने कभी देखो 20,280 को भाग कर लो 676 से, देखा जाए तो ये 13 से भाग हो सकता है। 13 से भाग करोगे तो 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 13 से 13 एक कम 13, यहाँ पर बचे 7, 13 पंजे 65 और यहाँ पर बचा 7, और यहाँ पर 13 छिक कितना, 13 से दोबारा से 13 से 2, 13 से 13 चौक 52, 4 से, ठीक है, 13 से एक कम 13, यहाँ पर 2 बचा, 13 दूनी 26, 0, 4 से कटेगा 30। तो ये कितना गुना है, 30 गुना है। तो आप यहाँ पर इसको भी मूलधन जो आपने माना इसको भी 30 गुना कर दो, तो आपका जो आंसर आएगा 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 7, तो 3 छः 18, 18,750 रुपए का मूलधन आया। लेकिन हमसे पूछा गया है क्या, हमसे पूछा क्या गया है, क्या पूछा गया है कि उसी मूलधन पर 18,750 पर वही रेट जो पहले था, अब सालाना है तो 8% ही लगेगा, और अब ये 2 साल के लिए बोल रहे हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, इसका 8% कितना लगेगा, 18,750 का 8% अगर आप निकालोगे, 8% का मतलब होता है आपके पास, ठीक है, 8% निकालोगे तो ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है, 1500, ठीक है जी, कितना आ जाएगी, 1500 आ जाएगी वैल्यू, ठीक। यहाँ पर भी 1500 आएगी, और इस 1500 का अगर आप निकालोगे 8%, ठीक है जी, तो 1% की वैल्यू आएगी आपकी 15, 15 120, ठीक है, 120 आ जाएगी। और यहाँ पर जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना चक्रवृद्धि ब्याज बना, 3,120 रुपए। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है जी। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा, इसमें कोई भी डाउट आपको किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, परसेंटेज का, या ये भी कह सकते हैं, हाँ परसेंटेज का क्वेश्चन है। यहाँ पर इसने कहा कि प्रति किलो चीनी की कीमत में 25% की कमी के कारण राधा जो है 1200 रुपए में 10 किलो अधिक चीनी खरीद पाती है। तो प्रति किलो चीनी का वास्तविक मूल्य क्या, ओरिजिनल मतलब, ठीक है, समझते हैं। देखो ओरिजिनल और फाइनल लिख लेते हैं, आसानी रहेगी समझने में। प्राइस की अगर बात करें, प्राइस इसने कहा कि 25% क्या हो गया, कम हो गया। 25% का मतलब होता है 1/4, कितना होता है, 1/4। तो इसका मतलब 4 अगर प्राइस रहा होगा तो 1 कम होकर वो 3 हो गया होगा। और पहले भी वो 1200 रुपये खर्च कर रही थी, अभी भी वो 1200 रुपये खर्च कर रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी जो एक्सपेंडिचर है वो सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए इसको 3 को इधर लिया और 4 को इधर, ठीक है, कि अब देखो 4 तिया 12 रुपये खर्च हो रहे होंगे, और 4 तिया 3 चौक 12 रुपये खर्च हो रहे होंगे। लेकिन खर्चा आ कितना रहा था, खर्चा आ कितना रहा था, ठीक है जी, ये समझना है हमें। चलो देखो, आप यहां पर देखो कि ये कितना क्वांटिटी ज्यादा खरीद रहा है। अब एक खरीद रहा है, लेकिन एक की जगह क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 10 किलो। तो इसका मतलब कितना गुना है वैल्यू, 10 गुना। तो 10 से इसको भी गुना करोगे तो 30 किलो ये आ जाएगा, 10 को इससे गुना करोगे तो 40 किलो ये आ जाएगा। मतलब ये कि पहले 30 खरीद रहा था, 10 की कमी होने के कारण अब वो 40 किलो खरीद रहा है। लेकिन इसने कहा था ओरिजिनल प्राइस बताओ, तो ओरिजिनल वो 1200 रुपये खर्च कर रहा था। तो आप ये बताओ 30 किलो से अगर आप उसको डिवाइड करोगे तो कितने रुपए का चीनी बनेगी भाई, 40 रुपए की। तो करेक्ट आंसर आपका 40 रुपये रहा होगा, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आप ये समझ पाए हो, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए, परसेंटेज का बिल्कुल क्वेश्चन था ये। और इसमें भी ये था कि इतना प्राइस कम हो गया है तो इतना, अब उतने ही सेम रुपीज में वो कम खरीद पा रहा है या ज्यादा पर खरीद पा रहा है, ठीक है। एक तरीका और ये हो सकता है कि आप इस 1 को 10 बनाओ, 10 से गुना करके, इसका मतलब यहाँ पर 30 हो गया ये इस, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो, मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपको ये समझना है तो एक बार रिवर्स करके देख, रिवर्स मतलब थोड़ा बैक करके देखना तो समझ आएंगी चीजें। तो यहाँ पर अगर मैं कह रहा हूँ कि 3 और 4, ये 3 और 4 ऐसे आ गए,
लेकिन यहाँ पर 1 का अंतर आ रहा है, वो कर रहा है 10 का। तो हमने कहा कि 10 का कैसे अंतर आएगा जब ये 30 और 40 किलो होंगे। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल हो गया अब कहानी। अब 120 रुपए में, सॉरी 1200 रुपए में 30 किलो चीनी आ रही है, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। 40 रुपए का रेट रहा होगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये जरूरी नहीं हर बार वैल्यूज ऐसी थी ऐसी ही आ जाए, डेसिमल में भी कभी कभी वैल्यू आ जाती है। तो इसको ज़्यादा वही तरीका सही है कि इन दोनों का अंतर एक की वैल्यू 10 किलो। तो ओरिजिनल कंजम्पशन निकाल लो, फाइनल कंजम्पशन निकालो, फिर बाद में उस प्राइस से डिवाइड कर दो जो चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 9,000 रुपए हैं 3 साल के लिए 5% के हिसाब से लिए हैं किसी ने, और फिर उसने वही पैसा जो है 3 वर्षों के लिए 7% की दर से किसी और को दे दिया है। तो लाभ कितना कमाएगा आप ये बताओ भाई। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100। ठीक है जी, ये आ जाएगा क्या? मूलधन, वो ब्याज आ जाएगा। तो 9,000 रुपये किसी ने उधार लिए हैं 5% के दर से 3 सालों के लिए। तो 3 पंजे 15, 15 में 135, जीरो से जीरो कट जाएगा, 1350 रुपये उसको ब्याज देना पड़ेगा जिससे उधार लिया है। लेकिन वो क्या कर रहा है कि वही 9,000 रुपये अब किसी और को दे देता है। 9,000 रुपये किस रेट से? 7% की दर से 3 वर्षों के लिए। तो आप ये बताओ कि यहाँ पर कितना आएगा? 3 7 21, 21 को 9 से गुणा करोगे, 9 18 1890, इतने रुपए देने पड़ेंगे। तो आप ये बताओ इतने रुपए उसको मतलब इंटरेस्ट मिलेगा उस बंदे से जिसको उसने उधार दिया है, और इतना उसको वापस करना है। तो आप ये बताओ कितना फायदा हुआ। तो हमने कहा माइनस करके देखो, कहीं ना कहीं आपका 540 रुपए का फायदा होगा। ठीक है, तो उम्मीद है यहां तक आप ये समझ पाए हो, इसमें कोई भी डाउट आपको किसी भी तरह का नहीं है। ठीक है जी, तो उम्मीद है यहां तक आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया बताना है आपको। ठीक है, अब रोम्बस का एरिया, रोम्बस होता क्या है भाई? एक ऐसे चतुर्भुज होता है जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। और रोम्बस की खासियत ये होती है कि उसके जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पर कटते हैं। 90 डिग्री पर क्या होते हैं? एक दूसरे को काट देते हैं। तो इसने कहा कि उस रोम्बस की जो साइड है वो 10 है, तो ये 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 और ये भी 10। और एक छोटे वाला जो डायगोनल है वो 12 है। छोटे वाला डायगोनल मतलब ये, और ये जब बीच में से गई होगी लाइन तो ये 2 भाग में विभाजित होगी, 6 और 6 हो गए ना 12। अब एक बार बताओ, ये अगर त्रिभुज पकड़े हम, तो इसमें इस त्रिभुज की एक रेखा हमें पता है 10, एक रेखा हमें पता है 6। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से या ट्रिपलेट से फाइंड आउट हो सकती है कि ये 8 है। अगर ये 8 है तो ये भी 8 है। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट से ही निकाला जा सकता है, क्योंकि 6 8 और 10 का क्या होता है? ट्रिपलेट। कि मतलब अगर एक साइड 6 है, एक 10 8 है और तीसरी 10 होगी, और अगर एक 6 है दूसरी 8 है तो तीसरी क्या है? 8 होगी। ठीक है, चलो ये हो गया, हमें 8 मिल गई। इसका मतलब दूसरा जो डायगोनल है 8 और 8 16 है। एक डायगोनल है ये। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ d1 इंटू d2। हाफ पहला डायगोनल गुना दूसरा डायगोनल। तो हाफ d1 की वैल्यू पहले वाले की 12 थी, 6 और 6 12, और दूसरे वाले की 8 और 8 16। 2 से काट सकते हैं आप इसको, 8 बार 12 अट्ठे 96। ठीक है, 12 अट्ठे कितना आ जाएगा? 96। मतलब इसका जो एरिया है वो क्षेत्रफल जो है वो कितना आ जाएगा? 12 अट्ठे 96। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये वाला पॉइंट समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि ए जो है 5 गुना अच्छा काम करता है, या ठीक है बी से, और ठीक है चलो ए और बी। देखो हमें नहीं पता यहाँ पर इसका समय कितना है, लेकिन ये पता है कि जब आप इसका एलसीएम निकालोगे वर्क आएगा, और ये क्षमता आ जाएगी। क्षमता कितनी बता रखी है? क्षमता बता रखी है कि बी से 5 गुना अच्छा काम, तो इसका मतलब बी का अगर क्षमता 1 है तो ए की कार्य क्षमता 5 होगी। ठीक है, और हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी इनके क्षमता में एफिशिएंसी या क्षमता कार्य क्षमता का अनुपात होता है, उसका बिल्कुल उल्टा अनुपात, उसका बिल्कुल उल्टा अनुपात किसका होता है? समय का। मतलब क्योंकि भाई जिसका जो ज्यादा अच्छा काम करता होगा वो समय भी तो उतना कम लेता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनके समय में ये जो वैल्यू है ये 1 और 5 के अनुपात में है। मतलब ये जो समय है 1 और 5 के अनुपात में, और इसने कहा कि इस वजह से ए जो है 52 दिन कम समय ले रहा है। यहाँ पर कितना कम समय ले रहा है? यहाँ पर अगर ये 5 ले रहा है और ये के, तो यहाँ पर कितना कम समय ले रहा है? 4। 4 की वैल्यू कितना? 52 दिन।
कितना गुना है ये? 13 गुना। तो 13 एकम 13 आ जाएगा, 13 पंजे 65 आ जाएगा। उतना ही उस जितना आप गुना यहाँ पर कर रहे हो, अनुपात को भी उतना ही गुना कर दो, यहाँ पर आ जाएगा। अब एलसीएम लोगे तो 65 आ जाएगा, क्योंकि वो दोनों से डिवाइड हो रहा है। अब ठीक है, देखो बिल्कुल अपने आप सेट हो गया है। तो 65 काम करना है कितनी क्षमता से? दोनों को मिलकर कराना है तो 6 की क्षमता से। तो आप ये कहोगे 6 से 10 बार जाएगा 60 और 5 बचेंगे यहाँ पर 10 सहित 5/6। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है जी, उम्मीद है यहाँ तक ये वाले पॉइंट आपको समझ आया होगा। ठीक है, क्षमता, कार्य क्षमता के ऊपर क्वेश्चन था, एफिशिएंसी के ऊपर ये वाला क्वेश्चन था बिल्कुल पूरी तरह से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसने कहा कि एक रेक्टेंगल की लेंथ जो है किसी सर्कल के रेडियस का 2/5 भाग है। ठीक है, तो अगर मैं रेडियस को x मान रहा हूं, ठीक है जी, तो ये कह रहा है कि ये जो लंबाई है, ये जो लंबाई है ये कितनी है? 2/5 है। ठीक है जी, समझ आया यहाँ पर। और इसने कहा कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर, और इस ये जो सर्कल का रेडियस है वो स्क्वायर की साइड के इक्वल है, और उसका जिसका क्षेत्रफल 4900 है। इस 4900 को अगर हम इसकी साइड निकालें तो इसका मतलब इस साइड का स्क्वायर जो है वो ये होता है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70 आ जाएगी। अगर ये 70 है तो इसका मतलब ये भी 70 है, और इस 70 का 2/5, इस 70 का 2/5 करोगे तो 5 से जाएगा ये कितना बार? 14, 14 दूनी 28। ये कितनी लंबाई आ जाएगी आपकी? कितनी लंबाई आ गई है? 28 आ गई। और एक चौड़ाई आपको दी हुई है 20। तो इसको जब आप गुना करोगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, मतलब एरिया। तो 28 दूनी 56, 56 और 0 560। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है जी, उम्मीद है यहां तक समझ आ रहा होगा आपको, कोई भी डाउट इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन है जो 400 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है 10। अच्छा ठीक है, अच्छा जब आपने करा है ये क्वेश्चन इस तरह का, इसने कहा कि स्पीड उसको बढ़ा रहा है, अधिक हो जाती है तो वो समान यात्रा को 2 घंटे कम लगते हैं। आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि स्पीड 1 गुना, फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पीड 1 गुना स्पीड 2, स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है जी, ये आ जाता है, ये किसका फॉर्मूला है? डिस्टेंस का। और कैसे वाले केस में? जब भी कोई चीज अपनी मतलब जब भी कोई व्यक्ति या ट्रेन अपनी चाल को बढ़ा देती है या घटा देती है, ठीक है, तो ये पहली स्पीड दूसरी स्पीड दोनों का अंतर और गुना डिफरेंस ऑफ टाइम। तो यहां पर अगर वैल्यू रखें तो पहली स्पीड हमें नहीं पता तो x मान लेते हैं। दूसरा हमें उसने कहा था कि x पे 10 बढ़ा दी गई है, तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 10। दूरी कितनी थी? 400। दूरी कितनी थी? 400। और डिफरेंस ऑफ टाइम, कितना अंतर आने लगा है टाइम में? 2 घंटे का। सब कुछ किलोमीटर पर आवर में ही है। ठीक है, यहां से इसको काटते हैं 5 बार, 5 से इसको काटेंगे 2000, और यहां पर आ जाएगा x गुना x प्लस 10। अब यहां पर क्या करोगे कि कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनानी है, मतलब x को x से गुना करके x स्क्वायर प्लस 10x, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, फिर फैक्टर बनाने पड़ेंगे। आप ये बताओ, ऑप्शन पुट करते हैं, इनमें से कोई तो एक चाल है। 25 को पुट करते हैं, अगर यहाँ पर x को 25 मानते हैं तो 25 प्लस 10 35 हो जाएगा। क्या इन दोनों को गुणा करके 2000 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 5 पंजे यूनिट डिजिट में 5 आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है गलत। ठीक है जी, अब सेकंड ऑप्शन 30 रखते हैं। अगर यहाँ पर 30 रखते हैं तो दूसरी स्पीड 10 ज़्यादा रखी जाएंगी 40, इनको गुणा करने पर 1200 आ रहा है, ये भी गलत है। 5 35 वाला आ नहीं सकता, क्योंकि फिर वो यूनिट डिजिट 5 देगा, तो 40 करेक्ट होना चाहिए। क्योंकि जब आप 40 यहाँ पर स्पीड रख रहे हो तो दूसरी स्पीड 40 प्लस 10 50 रखोगे। क्या इन दोनों का गुणा 2000 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, और यही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, उम्मीद है यहाँ तक कि आपको पॉइंट समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये आज की क्लास में हमने पूरे 15 क्वेश्चंस जो है इस सेट के कर लिए हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा, इसमें कोई भी डाउट आपको किसी के तरह का नहीं होना चाहिए। हम डेली आपके लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर लेकर आएंगे और उसको सॉल्व करेंगे, रीजनिंग का भी और मैथमेटिक्स का भी। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है
तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप है हमारा अभिलेख अकेडमी, आपको लिंक पे मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको लगा कि ये वीडियो आपके काम आई। ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू।